हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 36 है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सोशल साइंस की वर्कशीट है और इसमें जो हमारी बुक ली गई है वो इकोनॉमिक्स की बुक से ये चैप्टर लिया गया है। और हमारा थर्ड चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती की। गरीबी हमारे सामने कैसे चुनौती बनकर आती है। और यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट की डेट दी गई है 26 सितंबर है और डे हमारा सैटरडे है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है या आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज ये क्या करते हैं। जो निर्धनता एक चुनौती है ये तीसरी बार हमारी वर्कशीट में आया है। थर्ड टॉपिक चल रहा है ये। तो इसमें क्या कहते हैं, चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है कि जो गरीबी है, गरीबी को ख़त्म करना। यदि गरीबी ख़त्म होगी तो भारत अपने आप को विकसित कर पाएगा। और इस रणनीति को क्या माना गया है, एक प्रमुख उद्देश्य माना गया है। सरकार द्वारा इसके लिए दो प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा सक रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किए हैं कि दो प्रकार के उपाय बताए हैं कि हम गरीबी को ख़त्म कर सकें। पहला उपाय है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, कि जो आर्थिक विकास है उसको कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, की जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनका उनके लिए हम क्या क्या कार्यक्रम चलाएं ताकि हम जो लक्ष्य हमने टारगेट जो बनाए हैं हम उनको पूरा कर सकें। तो उसके बाद ये आगे दिया गया है कि 1980 के दशक के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। कि जो 1980 का जो दशक था उसके स्टार्टिंग से लेके और 30 साल तक, मतलब 2010 तक की बात हो रही है। 1980 में 10 जोड़ दे 1990 और फिर 10 जोड़े 2000 और फिर और 10 जोड़े तो हमने क्या हो गया 2010। यहाँ 30 सालों की बात की गई है कि अवधि के दौरान 2002 जो 2010 है यहाँ तक जो प्रति व्यक्ति आय है कि जो लोगों की जो आय में बढ़ोतरी हुई है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही थी। जो गरीबी है वो 1950 से लेकर और 1980 के दशकों की माने कि हर 10 साल के बाद जो उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए थे, जो आरंभ था स्टार्टिंग थी उस टाइम गरीबी कितनी थी 45% थी। और 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विकास में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। और जब 1980 आया तो क्या हुआ कि हमारे देश में जो आर्थिक विकास था, जो उसकी गति थी, वो बढ़ने की गति सब विश्व में दूसरे देशों से हमारी अधिक थी। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो विकास है हमारा, हमने जो अपना विकास किया है उसकी जो दर थी वो अधिक होने के कारण जो गरीबी है, गरीबी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने निभाई है? विकास ने निभाई है, आर्थिक विकास ने। आर्थिक समृद्धि विकास, आर्थिक समृद्धि क्या है? विकास ही है। और निर्धनता उन्मूलन, जो गरीबी है उसको ख़त्म करने का जो लक्ष्य चलाया गया है उनके बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। इसके बीच है विकास के बीच में और गरीबी के बीच में, इन दोनों के बीच में गहरा संबंध माना गया है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है। जो आर्थिक विकास है हमारा वो क्या करता है, जो हमारे सामने अवसर हैं उनको और भी बढ़ा देता है, व्यापक बना देता है, बहुत बड़े स्तर पर बना देता है। और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। और मनुष्य के विकास के लिए कहाँ पर मनुष्य के ऊपर पैसा लगाया जाए उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है उन सभी संसाधनों को उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। और यदि हम शिक्षा के ऊपर निवेश करते हैं, शिक्षा में बच्चों के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वो बढ़ चढ़कर इस प्रतिभागिता में भाग लेते हैं। अब है लक्ष्य निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, की जो गरीबी है इसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जो ये है ये मनरेगा है, इसका शॉर्ट में जो यहाँ पर नाम दिया गया मनरेगा है। और यदि फुल फॉर्म में हम इसकी देखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है। का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराता है। कि जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए, जिनके पास जॉब्स नहीं है, उन सभी लोगों को काम देने के लिए कि एक घर में से किसी एक व्यक्ति को हम काम जरूर देंगे। और वो कितने दिनों तक?
100 दिनों तक काम किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ, और जो इसका उद्देश्य रखा गया है कि सतत विकास के साथ साथ सूखा, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी हैं। मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है कि इसमें जो मनरेगा जो स्कीम है उसमें जो रोजगार दिया जाएगा उसमें 1/3 कितना है, 1/3 लेडीज़ के लिए सुरक्षित किया गया है। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल, यदि हम मार्च 2018 की बात करें तो जो हमारी अलग अलग इंडियन स्टेट्स हैं उसमें जो अकुशल हैं, जिनको ट्रेन नहीं किया गया है, ट्रेनिंग नहीं ली गई है, उन मजदूरों के द्वारा संशोधित कर रुपये 168 से लेकर 281 प्रतिदिन तय की गई थी। पहले जो इन लोगों को मिलते थे पैसे वो 168 रुपये मिलते थे, 168 रुपीज़, और बाद में इसको बढ़ाकर संशोधन करके इसको कितना कर दिया गया, 281 कर दिया गया था। ये फिर इन लोगों को डेली बेसिस पे मिलता था। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी, और ये इसमें जो हमारी दोनों गवर्नमेंट्स हैं, केंद्र सरकार और सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये क्या करेंगी, दोनों रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी कि वो लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को, ये जो मनरेगा कार्यक्रम है, यदि कोई इसके लिए अप्लाई करता है और 15 दिन के अंदर यदि उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। जो लोगों को दैनिक आधार पर जो भत्ता दिया जाता है उसका वो हकदार होगा, उसको भत्ता मिलेगा। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है। यहाँ पर राष्ट्रीय काम के बदले क्या कर दिया, एक अनाज कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें जो गांव के सभी जो ग्रामीण हैं जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, कि मजदूरी के आधार पर वो क्या करते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं और मजदूरी उनका रोजगार है, और जो अकुशल शारीरिक काम करने से इच्छुक हैं और वो क्या है कि वो फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं, तो उसमें इनको क्या किया गया है, अनाज कार्यक्रम है, वहाँ पर इनको लगाया गया है। 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराता है। 1993 में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने रोजगार स्कीम लेकर आए, और उसका जो टारगेट था वो क्या था कि जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार की पढ़े लिखे जो युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराती है कि वो अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकें। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता करती है कि वो किसी भी प्रकार का छोटा कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, और इसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट हेल्प करेगी। 1995 में शुरू किए गए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 1995 में फिर एक और उद्देश्य आया सरकार का कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर रोजगार सृजन कार्यक्रम की, रोजगार को कैसे बनाया जाए गाँव में कि लोग वहाँ पर काम कर सकें। तो वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो छोटे शहर हैं उनमें स्वरोजगार के अवसर सृजित करता है कि लोग वहाँ पर खुद के अपना कुछ न कुछ व्यवसाय शुरू कर सकें। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का आरंभ, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्कीम दी गई है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये कब लागू की गई, 1999 में लागू की गई। आपको क्या करना है, ये जितनी भी स्कीम्स दी गई हैं आपको इन सभी के बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। जब आपके अभी एग्ज़ाम होंगे तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि 1993 में कौन सी स्कीम लागू हुई थी, 1995 में कौन सी लागू हुई थी, 1999 में कौन सी आई है और उसका उद्देश्य क्या है। तो आपको इनके नाम और इनके उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। और ये जो कार्यक्रम है इसका जो उद्देश्य है उसमें क्या करना है कि जो सहायता प्राप्त निर्धन परिवार है कि जिनको सहायता की ज़रूरत है उनको सभी को इकट्ठा करके और वो संगठित होकर बैंक से ब्याज ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, पैसे उधार ले सकते हैं और सरकारी सहायकी और जहाँ गवर्नमेंट हेल्प करती है उनके संयोजन से उनके साथ मिलकर निर्धनता रेखा से ऊपर लाना इनका उद्देश्य माना गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम उदय मतलब गांव का उदय करना, गांव का विकास करना। योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए रोजगार को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। कि जो ग्रामीण उदय योजना है, इसमें क्या करना है कि हमें वहाँ पर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की 5वीं तक की जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ग्रामीण आश्रय कि जिनके पास घर नहीं है उनको रहने के लिए जगह दी जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो और बिजली की व्यवस्था जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें क्या करनी है, राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। कि जो राज्य सरकार है जो यहाँ पर पैसा नहीं लगा सकती है, वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, केंद्रीय सरकार है, वो यहाँ पर सहायता करेगी। अंत्योदय अन्न योजना अत्यंत निर्धनों के लिए चलाई गई है। अंत्योदय मतलब जिन लोगों के पास अन्न जैसी सुविधाएं भी नहीं है उनके लिए ये अंत्योदय योजना शुरू की गई है, जो बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं और अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अब हमारे सामने कुछ भावी चुनौतियां हैं कि ये भावी चुनौतियां कौन कौन सी हैं, हमें उनको देखना है। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है कि जो गरीबी है वो पहले के कंपैरिजन में कम हुई है। जैसे हमने पिछले वीडियो में या वर्कशीट में पढ़ा था कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो निर्धनता रेखा में भारत उनसे बहुत पीछे है और हमारी जो निर्धनता रेखा थी वो कितनी थी, 21% थी। तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ बढ़ोतरी हुई है कि हम थोड़े से ऊपर आए हैं, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। कि हमने कुछ विकास किया है लेकिन उसके बावजूद भी कि जो गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, भारत की सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौतियां हैं कि ये इन योजनाओं को पूरा करना क्या है, एक चुनौती के समान है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं और जो विभिन्न राज्य हैं, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उनमें जो गरीबी है उसमें काफ़ी असमानता देखी गई है। कहीं पर लोग किसी स्टेट में ज़्यादा गरीब हैं, किसी में कम गरीब हैं। देश में निर्धनता की समान मापती का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि कि यदि हम देश में जो निर्धनता है, जो गरीबी है, उसको समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो कार्य करने वाले हैं, उसमें क्या है, आर्थिक विकास, कि हम कैसे आर्थिक विकास करें। सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, सभी लोगों के लिए हमें क्या करना है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जो 5वीं तक की एजुकेशन है वो सभी के लिए फ्री होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, जो जनसंख्या हमारी दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, उसको कम करना चाहिए। महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हो सकेगा। और ये कब संभव हो सकता है, जब हम महिलाओं को और समाज के जो दूसरे वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको मजबूत करें, उनके अंदर शक्ति जगाएं कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें। ये तभी संभव हो सकता है। निर्धनता का अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो। कि जो निर्धनता का जो अर्थ यहाँ पर माना गया है कि हमें सिर्फ गुजारा नहीं करना है, जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर, जो जीवन गुजारा करने का जो सबसे मिनिमम लेवल है उसकी अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हमें अपने आप को डेवलप करना है। निर्धनता ही अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तय कर देता है। कि जो निर्धनता की जो अवधारणा का जो विस्तार है वही जो मनुष्य की निर्धनता को तय कर देता है। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन यह क्या उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान है? कि हमारे देश में क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो अपना भोजन जुटाने में समर्थ हैं, लेकिन उनके पास क्या शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान है? कि इन सुविधाओं के ये जो सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, क्या उनके पास ये भी उपलब्ध हैं? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? इसके बारे में हमारे से पूछा गया कि क्या जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है? विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है, और यदि हम अपना विकास करते हैं तो उसके साथ साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदल जाती है। इसीलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है कि जो हमारे सामने जो गरीबी है उसको ख़त्म करना क्या है, हमारे सामने एक
गतिशील लक्ष्य है कि कैसे हम इस गरीबी को ख़त्म करें। सभी को सम्मान के साथ, आदर के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 उपायों के प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? हमने 2 उपाय पढ़े थे। आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं? युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं? आपके विचार में निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं? भोजन और आवास जुटाने के साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों? तो देखते हैं इनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? हमें वो 2 उपाय बताने हैं। कौन कौन से थे? आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की, जो हमारे सामने गरीबी को ख़त्म करने के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लक्ष्य हैं, उनके बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? आर्थिक विकास की दर निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हमारा आर्थिक विकास होगा तो जो निर्धनता है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। आर्थिक विकास अवसरों को व्यापक बना देता है। जो हमारा आर्थिक विकास है वो क्या करता है? यदि हम इकोनॉमिक रूप से, पैसे के आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा विकास होगा, तो क्या होंगे? हमारे सामने अवसर भी बहुत सारे बन जाते हैं। और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। और मनुष्य के विकास में निवेश के लिए, कि यदि हम मनुष्य के विकास में कहीं पर कोई पैसा लगाते हैं, निवेश लगाते हैं, लाइक एजुकेशन पर, यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे की एजुकेशन पर पैसा लगाता है तो वही बच्चा पढ़ लिख कर अपने पिता के लिए अच्छी जॉब्स कर सकता है, अच्छे पैसे कमा कर दे सकता है। तो ये क्या है? एक मनुष्य के विकास पर निवेश है। एग्जाम्पल यहाँ पर एजुकेशन का लिया गया, शिक्षा का लिया गया है। आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। कि यदि हम शिक्षा के ऊपर निवेश करते हैं तो ये क्या है? आर्थिक की आशा में कि बाद में हमें इसके क्या होंगे? आर्थिक रूप से लाभ होंगे। लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते भी हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं? जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना थी, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं? ये कब आई थी? 2005 में आई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। कि हर घर में हम जो लोग हैं उनके लिए 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मनरेगा का उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ साथ सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी हैं। जो मनरेगा है इसमें रोजगार के साथ साथ ये किस में हमारी हेल्प करता है? सूखे से, वनों की कटाई से, और मिट्टी का जो कटाव होता है, इन समस्याओं से बचने के लिए भी हमारे सामने उपाय प्रस्तुत करता है। 1/3 जो रोजगार दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं? महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं। और मजदूरी दर को 168 रुपये से बढ़ाकर 281 रुपये प्रतिदिन संशोधन करके तय की गई है। तो ये थे मनरेगा के उद्देश्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? कि यदि जो गाँव में या शहरों में जो बेरोजगार शिक्षित युवा हैं, यदि हम उनके लिए स्वरोजगार, खुद का अपना रोजगार वाली योजना लागू करते हैं तो इससे क्या लाभ हो सकते हैं? प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी 1993 में। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार युवक हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करता है कि वो अपने खुद के रोजगार शुरू कर सके। स्वरोजगार योजना लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता करती है। जो स्वरोजगार योजना है ये क्या करती है? कि लोग यहाँ पर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें और उद्योगों को स्थापित करने में हेल्प करती है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार में निर्धनता दूर करने के क्या क्या काम किए जा सकते हैं? निर्धनता को दूर करने के हम लिए क्या कर सकते हैं? लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, निर्धन परिवारों को बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा मदद करना, कि वो लोग क्या कर सकते हैं? सारे लोग मिलकर बैंक से लोन ले सकते हैं, पैसे
ब्याज पे ले सकते हैं। और फिर जो सरकारी हेल्प, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्प की जाती हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी मदद की जा सकती है। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इत्यादि हैं कि जिससे हम लोगों को निर्धनता दूर करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भोजन आवाज जुटाने के साथ साथ कि व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे, कि भोजन और घर के अलावा और कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो सभी मनुष्यों को चाहिए हैं। तो यहाँ पर भोजन तथा आवास के साथ साथ किसी व्यक्ति को जीवन में शिक्षा की भी ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, कि वो यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए उसके पास हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए, रोज़गार की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि वो भूखा ना मरे। यदि उसके पास रोज़गार होगा, पैसे कमाएगा, और पैसे कमाएगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, वो लोग भूखे नहीं रहेंगे। आत्मविश्वास, और जो लोग यदि काम करके पैसे कमाते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास भर जाता है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और सम्मान की आवश्यकता है कि दूसरों के सामने दूसरे लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखें, कोई उन्हें है या की दृष्टि से न देखे कि ये मजदूरी करके अपना काम करते हैं। लोग जाति और लिंग भेदभाव से मुक्त हों, और कई बार लोगों के साथ जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसको ख़त्म करना चाहिए। यदि ऐसा संभव हो जाता है तो जो विकास के साथ साथ जो निर्धनता की जो परिभाषा है वो भी बदल जाएगी, और निर्धनता उन्मूलन एक गतिशील लक्ष्य हमारे सामने होगा। और फिर क्या होगा कि जो गरीबी को ख़त्म करने का जो एक लक्ष्य है हमारे सामने, वो गतिशील होगा, हमें चलता हुआ दिखाई देगा। यदि हम सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सफल होते हैं, ये जो हमारी ज़रूरतें बताई गई हैं, यदि हम इन सभी को पूर्ण करने में सफल होते हैं तो ये बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य बन जाएंगे। जो ये बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने, ये क्या होंगे, हमारे लक्ष्य बन जाएंगे, हमारे उद्देश्य बन जाएंगे। तो ये थी बच्चों हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको समझ में आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि आप कमेंट करके यदि कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।